हेलो बच्चों, वेलकम टू वन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा आज आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का 8 लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था बेटा इम्पल्स का और चेंज इन मोमेंटम का। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। हमने सबसे पहला लेक्चर में आपको फर्स्ट लॉ पढ़ाया था, जो कि फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर एक वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जब तक कि बाहर से अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और सेकेंड लॉ आपको बोलता है बेटा कि चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है बेटा, आपका नेट फोर्स होता है एक्सटर्नल। क्लियर है? तो इसके बारे में बात की थी। उसके बाद हमने एवरेज फोर्स देखा, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस फोर्स देखा। उसके बाद हमने लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द सैंड फ्रॉम द कार्ट देखा। तो बहुत अच्छे से सवाल हमने पहले कर रखा है। अब आते हैं जो बेटा बच्चे जनरली फील करते हैं कि यही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, जो पढ़े हैं वो भी इंपॉर्टेंट है बेटा, तो उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। हॉज पाइप हो गया, ठीक है ना, ये सारे चेन का फॉलिंग हो गया, ये सारे सवाल हमने पहले आपको कराया है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले बेटा आज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है ना, बहुत लेक्चर में ऐसा होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ एक ही बार बता दिया जाता है फिर किया जाता है, बट मेरा थोड़ा टेक्निक अलग है कि हमने पहले फर्स्ट लॉ बताया, इनर्शिया समझाया, सेकंड लॉ बताया और सेकंड लॉ पे सवाल कैसे बनते वो बताया। अब हम बात करेंगे बेटा थर्ड लॉ का। ठीक है, थर्ड लॉ क्या बोलते हैं, न्यूटन साहब ने क्या बोला कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तो बातें हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, कि अगर दो बंदे हैं, ठीक है ना, कि मान लो अपने पास एक बॉल ए है और एक बॉल क्या है बेटा बी है। सही है, अपने पास दो बॉल है ए एंड बी। तो इसमें हमने क्या बोला कि अगर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी अगर इधर लगेगा तो ये क्लियर कट है कि इनके हिसाब से फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इधर लगेगा। ठीक है ना, ये न्यूटन थर्ड लॉ है। मतलब हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। मतलब इनका जो डायरेक्शन होता है माइनस सन क्या दिखला रहा है बेटा कि अपोजिट होता है। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल टू होगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है ना, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये बेटा आपका न्यूटन थर्ड लॉ है। बट कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत सारी चीजें क्या करते हैं बेटा, मिसकंसेप्शन के साथ पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे कि मैं आपके पास एक एग्जांपल लाता हूँ, ठीक है ना, जो कि आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है ना, मैं आपके पास बेटा एक लेता हूँ, ठीक है ना, चलिए हम लोग अर्थ ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ये अर्थ है, समझिएगा इस बात को। ये क्या है बेटा, आपका अर्थ है। ठीक है, अब ये आपका अर्थ है, समझिएगा। ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है, ऐसे बड़ा सा एक ब्लॉक रखा है एम मास का। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पर कि एक्चुअल में इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसके ऊपर एम जी। अच्छा, ये फोर्स किस पे लग रहा है, ब्लॉक पे, एम जी। ठीक है बेटा, अब इस केस में क्या होगा कि चूंकि धरती ने इस पर क्या लगाया, एम जी, तो धरती पे भी ऊपर फोर्स लगेगा एम जी। ठीक है, अच्छा, धरती पे नीचे एम जी लगा तो भाई यहाँ कॉन्टेक्ट है तो क्या लगेगा बेटा, नॉर्मल। कुछ देर में आपको नॉर्मल का डिफिनीशन में बता दूंगा, बट जहां कॉन्टेक्ट है तो नॉर्मल लगेगा। अब इस पर भी नॉर्मल लगेगा। ठीक है, अब यहां बच्चे क्या क्या गलती करते हैं, पहला चीज उनसे मैं पूछूं कि एक्शन रिएक्शन कौन है, तो धरती ने इसको एमजी से खींचा तो धरती ने उस पर नॉर्मल लगाया। ठीक, तो बच्चे क्या समझते हैं कि एमजी लगा इसलिए नॉर्मल लगा। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन उनको क्या समझ में आता है कि एमजी का एक, एमजी अगर एक्शन है तो नॉर्मल उसका रिएक्शन है। ये गलत फहमी है। ठीक है ना बेटा, आप पहला बात समझिए कि एक्शन रिएक्शन को समझिएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे जिसको आपको अच्छे से समझना है। पहला पॉइंट, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। सही है ना, मतलब वो कैसा हो गया, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, पहला पॉइंट समझते जाइए बेटा, एक्शन रिएक्शन कभी भी दो डिफरेंट बॉडी पे लगेगा। ऐसा थोड़े हुआ कि तुमने किसी को थप्पड़ मारा तो तुम्हें ही थप्पड़ लगे। तो एक्शन रिएक्शन हमेशा क्या होगा बेटा, दो डिफरेंट बॉडी पे लगेगा। ठीक है, पहला चीज, तो एक बात तो क्लियर हो गया कि भैया एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी पे लगेगा। दूसरा बात, ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन स्पोंटेनियस होता है। ठीक है ना बेटा, एक्शन रिएक्शन
एक्शन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, कि आप ये नहीं बोल सकते ना ये एक्शन है वो रिएक्शन है, ठीक है ना। आप अज्यूम कर सकते दोनों एक ही साथ लगता है, आपने उस पे लगाया उसने आप पे लगाया, तो एकदम ही स्पॉन्टेनियस होता है, दोनों एक साथ लगता है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो ना कि ये नॉर्मल एक्शन है तो उसका रिएक्शन है, दोनों एक साथ लगता है, बट दोनों लगेगा साथ में तो एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। अगर आपने इसको एक्शन बोला तो उसको रिएक्शन बोलेंगे, अगर इसको आपने एक्शन बोला तो वो रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, समझिएगा तीसरा पॉइंट, एक्शन रिएक्शन इज ऑफ सेम नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, सेम नेचर का होगा, सही है क्या। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। यहां पर समझिएगा कि एक्शन धरती ने mg लिया ना, तो रिएक्शन भी mg ही होगा, समझ में आया। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर एक्शन है, मैं बोलूं कि यहां पर अगर एक्शन, अगर मैं मान लूं अज्यूम कर लूं कि एक्शन अगर क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये श्योर शॉट है कि जो रिएक्शन होगा ना वो भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, सही है, ग्रेविटेशनल, ठीक है ना, ग्रेवी क्या ही कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्लियर क्या बेटा। तो ये बच्चों समझ में आना चाहिए, यहां पर नॉर्मल अगर एक्शन है तो नॉर्मल का रिएक्शन भी नॉर्मल ही होगा, बात समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्शन और रिएक्शन का नेचर क्या होता है बेटा, सेम होता है। अगर यहाँ एक्शन mg है तो रिएक्शन भी mg होगा, मतलब आपको समझ में आना चाहिए ये बात कि ये mg और ये mg, ये दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन, सही है। क्यों ऐसा नहीं कि mg अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन है तो रिएक्शन नॉर्मल नहीं होगा, दोनों सेम ही नेचर के होंगे, ठीक है, पहला चीज, ठीक है। तीसरा, चौथा चीज समझिए बेटा, एक्शन रिएक्शन दो अलग बॉडी पे लगती है, इसलिए एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करती है। एक्शन रिएक्शन समझते जाइएगा, डज नॉट कैंसल ईच अदर, क्योंकि भैया दोनों अलग बॉडी पे लग रही है ना, तो एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, कैंसल भी नहीं करेगी, बात समझ में बेटा, कैंसल नहीं करेगी, ठीक है। उसके अलावा एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन इज नॉट इक्वल, सही बेटा, एक्शन रिएक्शन इक्वल नहीं होता है, बच्चों को लगता है एक्शन रिएक्शन इक्वल होगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन एक्चुअल में है क्या बच्चों, एक्शन रिएक्शन आपका है क्या, आपका एक्शन रिएक्शन है फोर्स, और फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल तभी बोल सकते हो जब उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो। तो एक्शन रिएक्शन बेटा सेम नहीं होता, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। और 6 पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन क्या होगा बेटा, बराबर होगा, ठीक है ना, बराबर होगा, नेचर सेम होगा। ये सारी पॉइंट आपको समझ आनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना बेटा, एक्शन रिएक्शन, ठीक है बेटा, एक्शन रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। मतलब एक बात क्लियर है कि अगर आपने छोटे बच्चे को थप्पड़ मारा तो जितना फोर्स आपने छोटे बच्चे के गाल पे लगाया तो गाल ने भी उतना फोर्स आपके हाथ पे लगाया, फील आपको कम क्यों होता है, क्योंकि आप थोड़े स्क्रीन आपका, मतलब स्किन आपका क्या है, थोड़ा मजबूत है, या आप थोड़ा ऐसे हो, बट लगता बराबर है, क्लियर है क्या बेटा। तो ये सारे पॉइंट समझ में आने चाहिए कि नेचर सेम होना चाहिए, दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है, ठीक है ना बेटा, ये सब सवाल समझ आना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है कि आपको एक्शन रिएक्शन अलग बॉडी पे लगती है, ठीक है ना, खुद ही पे एक्शन खुद ही पर रिएक्शन नहीं होता है। अगर ग्रेविटेशनल एक्शन मान रहे हो तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल मानोगे, मतलब यहां पर ग्रेविटेशनल का ग्रेविटेशनल एक्शन रिएक्शन है और नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन नॉर्मल है, तो सेम नेचर का होता है, ठीक है बेटा। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे अपने पास हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपका वॉकिंग, ठीक है ना बेटा, आप जो चलते हो तो क्यों चलते हो, अगर मैं आपको चलना समझाऊं थोड़ा, तो आप क्या करते हो कि एक्चुअल में जब आप वॉकिंग करते हो तो आप क्या करते हो, समझिएगा इस बात को, ठीक है ना।
ये आपका पैर है और आप वॉकिंग करना चाहते हो, ठीक है, मतलब आप चलना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? ठीक है बेटा, आप क्या करते हो? ठीक, आप क्या करते हो कि जमीन पर पीछे फोर्स लगाते हो ऐसे अपने पैर से, ठीक है ना, और जमीन पे आपने एक्शन लिया, किधर फोर्स लगाया आपने? बैकवर्ड, सही है बेटा। तो आपने ग्राउंड पे किधर लगाया? आपने ग्राउंड पे किधर लगाया? बैकवर्ड। आपने ग्राउंड पे लगाया बैकवर्ड। आपने अगर मान लो कि मैं आपने जो फोर्स लगा वही एक्शन है, तो इसका रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा और वो आप पे लगेगा। एक्शन अगर हमने मान लिया कि ग्राउंड पे लगाया आपने पीछे, तो रिएक्शन आपके ऊपर होगा, मतलब इधर फॉरवर्ड फोर्स आप पे लगेगा। ये कौन लगाएगी? ठीक है ना, ये था ऑन ग्राउंड, ठीक है बेटा। इसको अगर मैं बोलूं तो ये कहाँ लगाया तुमने? ऑन ग्राउंड। और तुम पे जो लगा किससे लगा? फॉरवर्ड, बाई ग्राउंड। तो अगर कोई भी चीज चल रही है तो उसको चलाता कौन है? ग्राउंड ही फोर्स लगाएगा, तो बाई ग्राउंड। तो ये वॉकिंग है बेटा, क्लियर क्या बेटा? आपको वॉकिंग समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप रोज चलते हो तो वॉकिंग में समझ में आना चाहिए कि आपको चलाने वाला फोर्स जमीन प्रोवाइड कराती है, ग्राउंड प्रोवाइड कराती है, ठीक है। आपको लगता है कि आप फोर्स लगा के चल रहे हो, आप तो भैया धरती को पीछे भेज रहे थे, तो धरती बोली तुम जाओ आगे, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो वॉकिंग जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण होता है, फ्रिक्शन आप पे ऊपर आगे लगेगा, क्योंकि आप इधर इसको ये लगाओगे, एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। आंख वाक तुमको बनाना है तो बना लो, हाथ वाथ तुमको बनाना है तो बना लो, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? वॉकिंग। व्हेन यू पुश द ग्राउंड, आप जब ग्राउंड को क्या करते हो बेटा? पुश करते हो बैकवर्ड विथ योर फुट, ठीक है बेटा, द ग्राउंड पुशेस यू फॉरवर्ड, ठीक है ना बेटा। तो अगर हमने आपका फुट का फोर्स को एक्शन माना, तो आपका रिएक्शन क्या हो गया बेटा? ग्राउंड ने जो आपको लगाया। ऐसे ही बेटा जंपिंग, यू पुश द अर्थ डाउनवर्ड, आप धरती को ऐसे, तो धरती आपको ऊपर लगाई, तो अर्थ पुशेस यू अपवर्ड, तो जंपिंग जो करते हो, ठीक है बेटा। वैसे ही बर्ड फ्लाइंग, विंग ऑफ, जो विंग्स पुश एयर डाउनवर्ड, ऐसे 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 हवा को क्या करती है? नीचे लगाती है, तो हवा इस पे ऊपर लगाता है, ठीक है। हम एक्शन रिएक्शन किसी एक को मान सकते हैं, तो एयर पुशेस द बर्ड अपवर्ड, क्लियर क्या बच्चों? तो ये आपका एक्शन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। रॉकेट लॉन्च, पहले भी रॉकेट प्रोपल्सन में आपको पढ़ाया था हमने कि रॉकेट लॉन्चिंग होता है तो आप थ्रस्ट लगता है नीचे, मान लो कि फ्यूल पे, तो फ्यूल आप पे क्या लगाएगा बेटा? ऊपर। ऐसे ही स्विमिंग है, ऐसे ही कोलिजन है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्लियर क्या बेटा? तो आई होप आपको एक्शन रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि हमेशा फोर्स ऐसे एग्जिस्ट करती है न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, अगर एक एक्शन है तो एक रिएक्शन उसका जरूर होगा, अकेले कहीं फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। अब बच्चों को ऐसा डाउट कि सर वहीं आते हैं धरती वाला पे कि ये अर्थ हो गई और एक छोटा सा यहाँ मास है, तो सर आप क्या बोल रहे हो? ठीक है ना, समझना बेटा, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझना बहुत जरूरी है। आप क्या बोल रहे हो कि धरती पर जितना फोर्स, मास पर जितना फोर्स धरती ने लगाया, लेट अस अज्यूम एफ, सही है, तो भैया आपका अर्थ पे भी उतना ही फोर्स लगा, बिल्कुल सही बात है, न्यूटन साहब तो यही बोले हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम नीचे चले जाते हैं, अर्थ ऊपर क्यों नहीं आता है? रीजन बताता हूं बेटा, कि अगर मान लो कि ये मास ऑफ अर्थ है, आई होप आपको मास ऑफ अर्थ आइडिया होगा कितना होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके बराबर होता है, ठीक है ना बेटा, वेरीफाई कर लेना, लेकिन इसी के बराबर होता है, ठीक है। अब आप मान लो कि 50-100 केजी के हो, ठीक है, ये ब्लॉक 10 केजी का है, तो अब समझिएगा जब हमने पढ़ा था तो आपको क्या बताए थे कि एक्सेलरेशन जो होता है बेटा, ठीक है ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई मास। तो जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा, किसका? इस मास का, 100 केजी वाले का, तो एक्सेलरेशन इसका क्या आ जाएगा? मान लो कि एफ आपका 10 न्यूटन लगा और इस पर आपने भी 10 न्यूटन लगाया, तो ये ब्लॉक एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 10/10, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर अर्थ का बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ का बात करें, तो क्या लगेगा? फोर्स बाई इसका भी मास। अब ध्यान से देखो, तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ क्या आएगा? 10 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻24, बताओ करीब करीब 10⁻⁻23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ इसकी क्या वैल्यू है? एकदम ही जीरो है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगा, जिससे ये वेलोसिटी ना के बराबर एक्वायर करेगा, ठीक है ना, इसलिए ये नहीं चलता हुआ दिखाई देता है, हम देते हैं, क्लियर क्या बेटा? तो आपको समझ में आ गया होगा कि मास है, ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये भी आपको समझ आना चाहिए,
कि एक्चुअली में अर्थ हमें क्यों खींच पाती है, हम उसको क्यों नहीं खींच पाते हैं, इसका रीजन मास है, इनर्शिया ज्यादा है अर्थ का। ठीक है बेटा, चलिए नाउ ये आपको हम वॉकिंग में समझा दिए, कुछ सवाल देख लेते हैं सिंपल सिंपल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी, गलत। एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी, सही। कैंसल ईच अदर, गलत। डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, गलत। तो आंसर क्या हो गया बेटा आपका सेकंड, सिंपल। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े, ठीक है ना, तो हॉर्स पुल्स, ठीक है ना, क्या बोला बेटा, ए हॉर्स पुल्स ए कार्ट फॉरवर्ड, ठीक है ना, कार्ट को हॉर्स आपका फॉरवर्ड पुल करता है ऑन रोड, ठीक है ना, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरवर्ड मोशन। ठीक है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि आप समझिए कि फोर्स ऑन ऑफ हॉर्स ऑन कार्ट, नहीं, कार्ट मतलब आपके पास ये गाड़ी की बात हो रही है, समझ में आया, ये आपकी कार्ट हो गई। अब इसका अगर हम एफबीडी बनाएंगे, कुछ देर में समझेंगे एफबीडी क्या होता है, तो एक्चुअल में इसको चलाने वाला फोर्स क्या होगा, अर्थ। तो इसका रीजन क्या होगा बेटा, फोर्स ऑन ऑफ कार्ट ऑन हॉर्स, गलत। फोर्स ऑफ हॉर्स ऑन ग्राउंड बैकवर्ड एंड ग्राउंड ऑन द हॉर्स फॉरवर्ड। तो ग्राउंड पे अगर हॉर्स ने पीछे फोर्स लगाया तो ग्राउंड ने हॉर्स पे आगे लगाया, जिसके कारण हॉर्स चलेगा और उसके कारण कार्ट भी चलेगी। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ये देखिए एक सवाल, इफ अर्थ अट्रैक्ट, ठीक है ना बेटा, इफ अर्थ अट्रैक्ट द सन, सन को अर्थ अट्रैक्ट करती है विद ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, देन द सन अट्रैक्ट द अर्थ विथ, क्लियर बेटा। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से अगर अर्थ पे सन ने एफ लगाया तो अर्थ भी सन पे कितना लगाएगी, एफ। ए फोर्स लेस देन एफ, गलत। ठीक, ए फोर्स ग्रेटर देन एफ, गलत। ए फोर्स एग्जैक्टली इक्वल टू एफ इन अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल सही, जीरो तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, एक ये मजेदार सवाल है, ठीक है ना, कि एक बर्ड एक एरोप्लेन से टकरा गई, ठीक है ना, तो बताइए किस पे ज्यादा फोर्स लगा होगा, सोचिए और बताइए कि किस पे ज्यादा फोर्स लगा होगा। तो बेटा न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, तो दोनों पे फोर्स बराबर लगा होगा। फोर्स ऑन बर्ड इक्वल टू फोर्स ऑन एरोप्लेन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन नहीं, क्या होगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आंसर हो गया। बच्चों को लगता है कि भैया बर्ड का तो चटनी बन जाएगा, ठीक है ना, बर्ड का अगर चटनी बन जाएगा तो बर्ड पे ज्यादा फोर्स लगा होगा, बेटा फोर्स दोनों पे बराबर लगेगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, इक्वल एंड अपोजिट लगता है, ठीक है ना बेटा। तो आंसर जो होगा क्या होगा, फोर्स ऑन बर्ड इक्वल टू फोर्स ऑन एरोप्लेन। चींटी हाथी है तो दोनों पे क्या लगेगा बच्चों, बराबर ही लगेगा, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स में हमें पढ़ना है नॉर्मल, ठीक है, जो कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स बेटा बाद में पढ़ेंगे क्योंकि एक अलग से ये चैप्टर ही है, ठीक है। टेंशन इसमें पढ़ेंगे, स्प्रिंग फोर्स इसमें पढ़ेंगे, बायोंड फोर्स बेटा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपका ड्रैग और एयर रेजिस्टेंस तो हम लोग देख ही रहे हैं, इसको हम लोग फ्रिक्शन में देखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्या है बेटा, अप्लाइड फोर्स जो हम अपने हाथ से लगाते हैं। तो दीज आर द कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है ना। कौन क्या होता है ये थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, ठीक है ना, बट हम लोग यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं नॉर्मल का एंड टेंशन का, क्लियर क्या बेटा। तो टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स हमने आपको पहले भी बताया था, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, 11th में ये जानना जरूरी है। बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स में बायंड फोर्स देखेंगे, पानी द्वारा लगाया हुआ फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स इसी चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स तब लगता है जब दो सरफेस क्या में आती है बेटा, कांटेक्ट में आती है। नाम नॉर्मल ये है क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगती है। तो बेटा द नॉर्मल फोर्स इज द कंपोनेंट ऑफ ए कांटेक्ट फोर्स, ये कांटेक्ट फोर्स का ही टाइप है, ठीक है ना, दैट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। आप ऐसे समझिए कि अगर हमने बेटा एक मास लिया, ठीक है ना, हमने एक क्या लिया बेटा, मास लिया, और इसको हमने अर्थ पे से रख दिया, तो यहाँ पर क्या है बेटा, एक कांटेक्ट है, यहाँ पर क्या है, कांटेक्ट है, तो यहाँ पर लगेगा बेटा नॉर्मल फोर्स। अच्छा ये अगर सरफेस 1 है और ये सरफेस 2, तो दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे, ठीक है ना, और किस डायरेक्शन में लगाएंगे बेटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर ये कांटेक्ट सरफेस है तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा बेटा, नॉर्मल लगेगा। ये इस पे ऊपर लगाएगा और ये इस पर नीचे लगाएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा फोर्स क्या आता है बेटा, एक्शन रिएक्शन पेयर में आता है। तो जहां जहां कांटेक्ट है वहां वहां नॉर्मल लगेगा। चूंकि यहां पर मास एक जगह कांटेक्ट में है, मास इज इन कांटेक्ट ओनली विथ अर्थ, तो इस पर नॉर्मल कितना लगेगा बेटा,
एक ही नॉर्मल लगेगा। बात समझ में आया क्या बेटा? तो जितने कांटेक्ट होंगे उतने क्या लगेंगे बेटा? नॉर्मल लगेंगे। जितने कांटेक्ट होंगे उतने क्या लगेंगे बेटा? आपके नॉर्मल लगेंगे। अगर हमने क्या कर दिया बच्चों कि अगर हमने ऐसे दे दिया M1 और एक मास ले लिया M2, यहां से बेटा समझना शुरू करना। हमने एक मास ले लिया M1 और एक मास क्या ले लिया? M2। तो अगर ध्यान से देखोगे तो M1, अगर ध्यान से आप देखोगे तो बताइए M1 का कांटेक्ट कितना है? M1 कितने कांटेक्ट में है? तो एक ही जगह इसका कांटेक्ट है। कहां पर? यहां पर। तो यहां पर इस पर नॉर्मल मान लो कि N1 लगा, तो ये इस पर N2 लगाएगा। क्लियर क्या बेटा? जबकि सॉरी M2 का कांटेक्ट कितना है बेटा? एक जगह, तो एक ही नॉर्मल लगेगा। जबकि M1 का कांटेक्ट कितना है? तो M1 का अगर देखो तुम कांटेक्ट तो 2 है। कांटेक्ट कितना है बेटा? 2 है। किसके साथ है? एक आपका कांटेक्ट है इसका अर्थ के साथ, सही है बच्चों, और एक इसका कांटेक्ट है आपका M2 के साथ, सही है। तो इस पर दोनों नॉर्मल लगाएंगे, यहां वाला कांटेक्ट भी नॉर्मल लगाएगा, यहां वाला भी लगाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होता है? सुनना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। हमेशा नॉर्मल, ठीक है ना, डायरेक्शन अगर हम लिखें यहां पर, ठीक है ना, तो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी। इसका मतलब क्या है सर? टुवर्ड्स द बॉडी का मतलब क्या है? समझाइए इसको हमको, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि नॉर्मल हमेशा क्या लगता है? टुवर्ड्स द बॉडी। जैसे जैसे यहां कांटेक्ट था, यहां कांटेक्ट था कि नहीं? यहां कांटेक्ट था तो यहां नॉर्मल होगा, तो ये नॉर्मल दोनों बॉडी पे लगेगा। अब आप समझो कि यहां कांटेक्ट था तो यहां नॉर्मल है, यहां नॉर्मल पैदा हो गया, तो ये टुवर्ड्स द बॉडी लगता है। अगर यहां पर नॉर्मल है तो इस बॉडी पे ऊपर लगेगा और इस बॉडी पे नीचे। तो अगर मैं यहां का नॉर्मल का बात करूं, यहां का, ठीक है ना बेटा, सॉरी यहां का नॉर्मल का बात करूं तो इस पर ऊपर लगेगा, तो इस पर नीचे। यहां का नॉर्मल का बात करूं तो इस पर लगेगा नीचे, और N2 बोलो और इस पर क्या लगेगा? ऊपर। समझ में बेटा? बट दोनों बॉडी पे लगेगा। तो जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां क्या लगेगा बेटा? नॉर्मल, ठीक है। और अगर आपको एग्जांपल समझना है तो और समझ लेंगे। जैसे कि मान लो कि हमने ये बना दिया, समझिएगा, और इसमें हमने ऐसे दो गोला बना दिया, दोनों को कांटेक्ट में रखा, ठीक है बेटा। ये हमने दो गोला बनाए। अब बताइए ये गोला कितने जगह कांटेक्ट में है? ठीक है ना, पहला गोला एंड दूसरा गोला। अब बताइए कौन कितने जगह कांटेक्ट में है? तो अगर समझ पा रहे हो तो पहला गोला का टोटल कांटेक्ट कितना है बेटा? इसका टोटल कांटेक्ट है, अगर मैं पहला गोला का बात करूं, समझिएगा, यहीं से नॉर्मल क्लियर हो जाएगा। पहला गोला का 3 कांटेक्ट है। कितना कांटेक्ट है बेटा? 3। तो इस पे नॉर्मल भी कितना लगेगा? 3 लगेगा, सही है बेटा। नॉर्मल भी कितना लगेगा? 3 लगेगा। और नॉर्मल हमेशा क्या लगता है? परपेंडिकुलर। क्या लगता है? परपेंडिकुलर। ऐसे अगर मैं दूसरा गोला का बात करूं तो दूसरा गोला कितने जगह कांटेक्ट में है? 2 कांटेक्ट है, तो इसमें नॉर्मल कितना लगेगा बेटा? आपका 2 नॉर्मल भी लगेगा। मतलब जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां नॉर्मल लगेगा, ठीक। अब बाद में हम सिखाएंगे कि नॉर्मल दिखाते कैसे। अच्छा, नॉर्मल हमेशा क्या लगता है बेटा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर मैं यहां का बात करूं तो इस पे नॉर्मल लगेगा एकदम परपेंडिकुलर, और गोला पे परपेंडिकुलर जब भी हम डालते हैं कहां जाता है बेटा? सेंटर से। तो अगर इधर N1 लगा तो इधर क्या लगा होगा? N2, और इधर क्या लगा होगा? N3। समझ आया? अब चूंकि इसने इस पे M3 लगाया तो इस पर भी N3, और यहां पर है तो ये मान लो कि N4 लगाया होगा। तो दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। आई होप आपको नॉर्मल समझ आ गया होगा, ठीक। और एक मैं एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां जहां कोई भी बॉडी कांटेक्ट में होगी वहां वहां नॉर्मल लगेगा, ठीक है बेटा। जैसे आपको हम लैडर ले ले, तो ये लैडर कितने जगह कांटेक्ट में है? 2 जगह। तो कितने नॉर्मल लगेंगे? 2 नॉर्मल लगेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां तो यहां नॉर्मल लगेगा। अच्छा, हमेशा कांटेक्ट सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो इधर लगेगा N1 और इस पर इधर लगेगा N2। ध्यान रखना एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस से, ठीक है बेटा। तो ये होता है आपका नॉर्मल। मतलब कोई बॉडी किसी के साथ कांटेक्ट में है तो वहां नॉर्मल लगेगा। एक्चुअली में वो अंदर जाने से रोकेगा, पेंट्रेट करने से रोकेगा, ठीक है बेटा। बट नॉर्मल हमेशा क्या लगेगा? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। आपको मैं एक और सवाल लेके समझाना चाहूंगा कि थोड़ा और नॉर्मल समझ आ जाए, क्योंकि जब हम अच्छे सवाल करेंगे तो उस समय आपके प्राण नहीं निकलने चाहिए, ठीक है। मान लो कि हमने एक ऐसा कुछ लिया, सही बेटा, ऐसा कुछ लिया, ठीक, और इसके ऊपर
एक और हमने अलग कुछ रख दिया, ठीक है, मतलब यहां पर ये कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं इसको ब्लॉक ए और इसको ब्लॉक बी, ठीक है, तो कितने नॉर्मल लग रहे हैं? तो अगर मैं इस पर बात करूं तो इसका कॉन्टेक्ट दो जगह है, एक यहां और एक यहां। तो इस पर देखो यहां कॉन्टेक्ट है तो इस पर नॉर्मल लगेगा, मान लो कि ऊपर N1, सही। अब यहां जो नॉर्मल लगेगा ना बेटा, ये जो इस पर लगाएगा हमेशा याद रखे परपेंडिकुलर N2, तो इस पर भी इधर लगेगा N2, समझ आया। और इस पर एक मान लो कि ऊपर N3 लग रहा होगा क्योंकि ये ग्राउंड से कांटेक्ट में है। तो आई होप तुम्हें नॉर्मल समझ थोड़ा थोड़ा आया होगा कि जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां क्या लगेगा बेटा, नॉर्मल लगेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा टेंशन फोर्स का, ठीक है। टेंशन फोर्स कहां लगती है? द टेंशन फोर्स इज द पुलिंग फोर्स। देखना ये वर्ड समझ, ध्यान देना कि टेंशन फोर्स इज द पुलिंग फोर्स ट्रांसमिटेड अलोंग ए स्ट्रिंग, रोप, चेन, सही बेटा, केबल, व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड टाइट बाय फोर्स एक्टिंग एट बोथ एंड, ठीक है। सबसे सिंपल कहानी है बेटा कि रस्सी हमेशा खींचती है, ठीक है ना बेटा। ये सब मासलेस का बात हो रहा है, ये सब मासलेस है, ठीक है ना। मास होगा तो रॉड जैसा हो जाएगा ना, ये सब क्या है बेटा, आपका मासलेस है, ठीक है। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है, मासलेस है। चेन भी है तो मासलेस की बात हो रहा है, देख रहे हो ना, इसको बदमाशी करना, मासलेस, सही बेटा, सब मासलेस है, ठीक है। और याद रखिए रस्सी हमेशा खींचती है, कभी धक्का नहीं देती है। तो अगर आप समझिए कि टेंशन कहां आता है, तो फोर्स इन जो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है ना बेटा, उसी का नाम क्या है, टेंशन। क्या नाम है बेटा, टेंशन, ठीक है ना, ये फोर्स ही है, ठीक है ना, इसका यूनिट यूनिट सब न्यूटन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रस्सी मतलब स्ट्रिंग ऑलवेज पुल, ठीक है ना, ऑलवेज पुल, अगर वो टाइट है, ठीक है ना, मतलब ऐसे बोल सकते हो तो टाइट स्ट्रिंग, ठीक है ना बेटा, टाइट स्ट्रिंग ऑलवेज पुल द कनेक्टेड बॉडी, जो भी उसके साथ कनेक्टेड बॉडी है उसको क्या करेगा, पुल करेगा। क्या करेगा बच्चों, पुल करेगा, ठीक है ना, ऑलवेज। अगर 10 जगह कनेक्टेड है तो 10 लोगों को क्या करेगा, पुल करेगा। तो रस्सी हमेशा खींचती है, ठीक है ना बेटा, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, पैरेलल होता है। समझ में आ रहा है क्या, मतलब जैसे कि रस्सी के अलोंग ही होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि अगर हमने एक मास लिया, हमने एक ऐसे मास लिया, ठीक है बेटा, तो ये आपकी रस्सी है, ठीक है। तो रस्सी तो टाइट है, ऑब्वियस सी बात है, मास इसके ऊपर है तो टाइट है। तो रस्सी क्या करेगी बेटा, टेंशन इसमें जो क्रिएट होगा, ठीक है ना, टेंशन, तो यहां भी टेंशन टी। अच्छा हम एक और बात लिख देते हैं कि टेंशन इन मासलेस स्ट्रिंग इज सेम एवरीवेयर, सही बेटा। कहीं भी जाओ अगर मासलेस क्या है, रस्सी, तो हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम, तो हर जगह फोर्स सेम होगा, ठीक है बेटा। इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ठीक है ना, अपने को उतना नहीं जानना है। अब ये दो जगह कनेक्टेड है तो ये दोनों को खींचेगी, इस मास को भी ऊपर खींचेगी टी से, और ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है इसको भी खींचेगी टी से। तो भैया रस्सी कैसी हो गई, ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो रस्सी कैसी होगी, जिससे कनेक्टेड होगी उसको क्या करेगी बेटा, खींचेगी, जिससे कनेक्टेड होगी उसको क्या करेगी, खींचेगी, ठीक है। थोड़ा सा हैंग लगता है, कर रहा है क्या यार, तो इसको खींचेगी टी से नीचे और इसको खींचेगी ऊपर टी से। तो जिससे कनेक्टेड होगी रस्सी वो क्या करेगी बेटा, उसको खींचेगी। जैसे अब दूसरा गेम क्या होता है, टग ऑफ वार, एक, ठीक है ना, दो लोग खेल रहे हैं, एक मान लो कि फादर और एक उसका बच्चा है, ठीक है। अब ये दोनों टग ऑफ वार खेल रहे हैं, ठीक है ना, इनको मन किया कि हम लोग टग ऑफ वार खेलेंगे ऐसे, सही बेटा। अब ये टग ऑफ वार खेल रहे हैं दोनों, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, इस केस में रस्सी दोनों को खींचेगी, मतलब इस पर भी टेंशन टी लगेगा आगे और इस पर भी टेंशन टी लगेगा आगे, समझ आया। तो रस्सी जिससे कनेक्टेड होगी बेटा उसको हमेशा क्या करती है, खींचती है, और इसी को हम टेंशन बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स में बताया था कि जितने भी कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जनरल कारण इनका अगर मैं समझाऊं
तो इनका ऐसे इंटरमोलिकुलर फोर्स है कि वो बॉन्ड तोड़ना चाह रहे हो इसलिए उसको अपोज करती है, ठीक है बेटा। बट उस लेवल पे हम नहीं जाएंगे। बट जहां जहां रस्सी होगी वहां टेंशन आ सकता है, और रस्सी हमेशा क्या करेगी बेटा, खींचेगी, किसी के साथ भी कनेक्टेड क्यों ना हो, ठीक है। और एग्जाम्पल देखना है तो ये देखो, ये सब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमें समझ आना चाहिए कि यहाँ पर एक मास मान लो कि बेटा क्या है M2, और यहाँ पर एक मास क्या है बेटा आपका M1, सही है। और यहाँ पर ऐसे ये रखा हुआ है। तो देखो रस्सी एक ही है, तो एक रस्सी है तो हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम। अगर ये एक ही रस्सी है तो हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम। अब रस्सी क्या करेगी, इसको खींचेगी ऊपर टी से, अब इससे कनेक्टेड है तो इसको भी खींचेगी नीचे टी से, इसको खींचेगी ऊपर टी से, और इसको भी खींचेगी नीचे टी से। मतलब रस्सी जिससे भी जुड़ी होगी उसको क्या करेगी बेटा, खींचेगी। तो जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे ना तो देखना हम बताएंगे कि नेट वर्क डन बाई स्ट्रिंग हमेशा जीरो होता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पे दो बॉडी पे लगती है, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर जनरली हम लोग इस चैप्टर में पुली को क्या मानने वाले हैं, मासलेस। पुली को क्या मानने वाले बेटा, मासलेस। दैट्स वाई ये कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अच्छा, ये रस्सी अलग है तो इसमें टेंशन क्या मान लो कि T1। अब मासलेस है, पुली मासलेस है। अब हमें पता है कि नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास जीरो है तो उस बॉडी पे बताइए नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो जब भी ये मासलेस पुली आए तो इसका मतलब अगर मैं पुली का बात करूं तो इधर हम टी से खींच रहे हैं, इधर भी टी से खींच रहे हैं, ऊपर कितना से खींच रहे हैं बेटा, टी डैश से। अब चूंकि मासलेस है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब हम लोग ये यूज करेंगे कि टी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t, सही बेटा। क्योंकि अगर मासलेस है तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। बट हमें मोटा मोटी ये समझ में आया कि रस्सी क्या करती है बेटा, आपका हमेशा खींचती है, ठीक है ना, धक्का नहीं दे सकती है। अगर मैं आगे जब ये सब पढ़ेंगे हम लोग कि एक मास ये है M1, एक मास M2 है, और एक मास M3 है, सही है बेटा। और किसी ने इसको फोर्स F से खींचा, चलो स्मूथ है, ये सब एक साथ जाएंगे A से, ठीक है बेटा। तो यहाँ कितनी रस्सी है, यहाँ कितनी रस्सी है, दो। तो आप दोनों में टेंशन क्या मानोगे, अलग अलग। अगर हमने इसमें माना टेंशन T1, इसमें माना टेंशन T1, और इसमें माना टेंशन T2, दो रस्सी है तो टेंशन क्या माना बेटा, T1 एंड T2। तो ये वाली जो T2 वाली रस्सी है इन दोनों के साथ कनेक्टेड है, तो ये M1 को भी खींचेगी T2 से, और M2 को भी खींचेगी T2 से, और ये इसको भी खींचेगी T1 से, और ये इसको भी खींचेगी T1 से। तो रस्सी जिसके साथ कनेक्टेड है उसको खींचेगी। तो दो फोर्स हम लोग समझे, नॉर्मल एंड टेंशन। तो जहां जहां कांटेक्ट है वहां वहां नॉर्मल है, और जहां जहां रस्सी है वहां तुम्हारा टेंशन है। रस्सी हमेशा खींचती है, नॉर्मल हमेशा टुवर्ड्स द बॉडी एंड परपेंडिकुलर लगता है। क्लियर क्या बेटा, तो आपको ये दो चीज समझाए। अब हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम आप समझिए ऐसा है कि किसी को अगर आपको समझना है, जज करना है, अंडरस्टैंड करना है, या खुद को, तो सबसे पहले आप अपने सराउंडिंग से दूर हटिए और अपने ऊपर जितने भी चीजें हो रही है उसको देखिए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में उसके साथ चल क्या रहा है, ठीक है। तो बेटा जब भी बात हो रही है फ्री बॉडी डायग्राम का, तो ये एक मेथड है टू एनालाइज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, विदाउट सराउंडिंग। तो अगर डिफिनीशन का हम बात करें, ए फ्री बॉडी डायग्राम इज ए सिंप्लीफाइड डायग्राम इन विच एन ऑब्जेक्ट इज आइसोलेटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ठीक है ना, मतलब अगल बगल में कुछ नहीं होना चाहिए, फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है ना, एक्टिंग ऑन इट आर रिप्रेजेंटेड एज ए वेक्टर, ठीक है बेटा। तो इसके स्टेप्स हैं, आपको जब भी किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो उस बॉडी को आइसोलेट कीजिए, ठीक है ना। एकदम बेटा ये जिंदगी में ऐसे ही आगे आदमी बढ़ता है, ठीक है ना। अगर आपको खुद को समझना है या किसी और को भी समझना है तो उसके सराउंडिंग के हिसाब से मत देखिए, उसको देखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये एक ब्लॉक है, प्लीज बेटा समझिएगा। तो अगर इस ब्लॉक का मैं चाहता हूं कि ए बीडी बनाऊं, सही बेटा, मैं इस ब्लॉक का चाहता हूं कि ए बीडी बनाऊं, तो स्टेप वन क्या है, स्टेप वन ये है कि सबसे पहले आइसोलेट द ब्लॉक, आइसोलेट द ब्लॉक, ठीक है ना, फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है बेटा, फ्रॉम सराउंडिंग, सही है। तो सराउंडिंग से क्या कीजिए, इसको आइसोलेट कीजिए, अकेले कीजिए, ठीक है। मतलब सच में अकेले करने का बात नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे समझिए कि वो अकेले हो गया,
ठीक है बेटा, अकेले हो गया। तो ये ब्लॉक को हम मान लिए कि अकेले हो गया। ठीक है बेटा, ये ब्लॉक को हम क्या मान लिए कि भैया ये अकेले हो गया। सही है, अब ये ब्लॉक अकेले हो गया है। ठीक है, तो स्टेप 1 आइसोलेट कर दिए। ठीक है, स्टेप 2 में आते हैं। ठीक है ना बेटा, स्टेप 2 में आइए, स्टेप 2 का अगर हम बात करें तो अब क्या करोगे, ठीक है ना, काउंट द ऑल द फोर्सेस, ठीक है ना, या रिप्रेजेंट द ऑल द फोर्सेस। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि दोनों स्टेप 2 एक ही साथ लिख देते हैं। काउंट द ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक, एंड रिप्रेजेंट इट, ठीक है बेटा, एंड रिप्रेजेंट इट बाय एन एरो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, बाय एन एरो विथ डायरेक्शन। सही बेटा, हमने स्टेप 2 में ही सब कर दिया। तो अगर हमारे पास, तो भैया अपने पास क्या है बताइए, अपने पास ये वाला ब्लॉक है, समझिएगा। इस ब्लॉक का अगर हम बात करें, ठीक है बेटा, अगर इस ब्लॉक का हम बात करें तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं। तो फोर्स समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वो कितने जगह कांटेक्ट में है। तो एक कांटेक्ट है, एक कांटेक्ट है, तो मतलब एक तो नॉर्मल लगेगा, मतलब यहां पर कांटेक्ट है तो नॉर्मल लगेगा, और धरती का फोर्स mg लगेगा। तो इस पे दो ही फोर्स लगेगा, रस्सी उसी है नहीं तो टेंशन नहीं लगेगा, मतलब इस पर दो फोर्स लग रहा है। एक जो इसका मास के कारण नीचे लगेगा, ठीक है ना बेटा, एक जो इसके मास के कारण नीचे लगेगा, ठीक है, इसके मास के कारण जो नीचे लगेगा वो कौन हो गया, mg, और एक इस पे फोर्स क्या लगेगा बेटा, नॉर्मल ऊपर। तो ये दो फोर्स लग रहे हैं, और दिस इज द एफबीडी ऑफ द मास m। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं, चीजों को समझते हैं। ठीक है ना, कि आप यही करो, आइसोलेट करो, सारा फोर्स को रिप्रेजेंट करो, दैट इज द एफबीडी। ठीक है ना, तो अब हम एक सवाल करते हैं बहुत सारा, ड्रॉ द एफबीडी, ठीक है ना, इन ईच केस, एक साथ बहुत सारी चीजों को करेंगे, इन ईच केस। ठीक है बेटा, हम लोग एफबीडी बनाना सीखेंगे। ठीक है, एफबीडी मतलब सारे फोर्स को रिप्रेजेंट करना है एरो से विद डायरेक्शन। ठीक है, और मैं बहुत सारा आपको सवाल कराऊंगा बेटा, बस ध्यान से। ठीक है, पहला सिंपल, कि अगर मैं ऐसा एक ब्लॉक बना दूं जिसको एफबीडी आ गया बेटा ना, समझो उसको एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पर एनर्जी, सारा चैप्टर आ गया। जिसको एफबीडी नहीं आया ना तो उसका गेम ओवर है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इस पर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दिया, ऐसा एफ, सही बेटा, हमने एक और एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया एफ एंगल थीटा पे, इसका एफबीडी बनाइए। तो अगर आपको इसका एफबीडी बनाना है तो सबसे पहले आइसोलेट किया जाए। अच्छा, आइसोलेट करने का मतलब मन में ही किया गया है, ठीक है ना, वहां से हटा के घर नहीं ले जाओगे। ठीक है, वो तो समझाने के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो एक तो भैया इस पे क्या लगेगा बेटा, नीचे mg, चूंकि ये कांटेक्ट में है तो क्या लगेगा, नॉर्मल। क्लियर क्या बेटा, अब एक एक्सटर्नल फोर्स भी है इस पे, एफ। अब देखो कभी कभी जब एफबीडी बनाएंगे ना तो हम क्या करेंगे, ये एंगल पे है तो इसका कंपोनेंट तोड़ देंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इधर लग रहा है एफ कॉस थीटा और ऊपर लग रहा है बेटा आपका एफ साइन थीटा। ठीक, तो कभी कभी हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पे टोटल फोर्स क्या क्या लग रहा है, नीचे mg, इधर बोल देंगे एफ कॉस थीटा, इधर बोल देंगे नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये एफबीडी हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास कुछ ऐसा सवाल आ जाए, समझिएगा कि एक m1 है और m1 के ऊपर क्या है बेटा, m2 है, एक m1 है और उसके ऊपर क्या है, m2 है। इस केस में m1 एंड m2 दोनों का एफबीडी बनाइए। ठीक है, तो भैया m1 का जब हम एफबीडी बनाएंगे तो बताइए m1 पे कितने फोर्स लगेगा, m1 पे तो एक भैया mg तो लगना ही है, तो नीचे लगेगा m1g। क्लियर क्या बेटा, चूंकि ये सॉरी m2 का, सॉरी बेटा m2 का बात करते हैं, ठीक है ना, पहले तो m2g लगेगा। अब m2 एक ही जगह कांटेक्ट में m1 से, तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ का कांटेक्ट का नॉर्मल क्या है, n1, और यहाँ का कांटेक्ट का नॉर्मल क्या है, n2। तो n1 दोनों पे लगेगा, m2 पे टुवर्ड्स द बॉडी ऊपर, मतलब इस पे एक नॉर्मल ऊपर लगेगा n2, तो ये इसका एफबीडी हो गया।
सही है बच्चों। ऐसे अगर हम बात करें M1 का, तो M1 का एक तो खुद का क्या लगेगा बताइए, खुद का तो एक लगेगा ही M1 जी, ठीक है बेटा। चूंकि ये दो जगह कांटेक्ट में है कि यहाँ कांटेक्ट में, तो यहाँ वाला नॉर्मल इस पर नीचे लगेगा, तो N1 इस पर नीचे लगेगा, और यहाँ वाला कांटेक्ट है तो टुवर्ड्स द बॉडी ऊपर लगेगा, मतलब N2 इस पर ऊपर लगेगा। जब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम तो हम समझेंगे कि ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला, बट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम लोग FBD बनाते हैं। क्लियर बेटा। और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। फोर्थ अगर हम बात करें, ठीक है ना बेटा, फोर्थ है कि थर्ड है, ठीक है ना, थर्ड है, ठीक है। तो अगर हम बात करें थर्ड का, तो अगर ऐसा दे दे, समझना ये सब बेटा आगे काम आने वाला है, डेट्स वाई हम इधर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये M1 हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा, M1 हो गया, और ये आपका एक ब्लॉक M2 हो गया। सही है। अब देखना बेटा, अगर हमने इधर से फोर्स लगा दिया F, तो अब FBD बनाइए M1 एंड M2 का। सही बेटा। अब आप FBD बनाइए M1 एंड M2 का। तो बताइए M1 का जब हम FBD बनाएंगे बच्चों, तो M1 पे तो पहला बात क्लियर है कि एक mg लग रहा है, M1 जी, ठीक। अच्छा, ये फोर्स इस पे ट्रांसफर मत कर देना, ठीक है ना, जिस पे लग रहा है उसी पे डिनोट करना है, ठीक है बेटा। इसके अलावा एक इस पर इधर से क्या लग रहा है, F, दो फोर्स। अब ये दो जगह कांटेक्ट में है कि यहाँ कांटेक्ट में तो इसको N1 नॉर्मल मान लो, इसका N2, तो ये धरती के साथ कांटेक्ट में तो नॉर्मल बीच में, तो इसके ऊपर लगेगा, तो ये ऊपर लगेगा N1। अच्छा, इन दोनों के बीच है तो इस पर इधर, उस पर इधर, तो इस पर इधर लगेगा N2। तो दिस इज द FBD। अब एनालाइज करना आसान हो जाता है जब हम लोग पढ़ेंगे आगे बेटा कि इस पे चार फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना, और ऐसे हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसी को तो फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, ठीक, कि एक्चुअली में आप फोर्स देख पाओ, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें बेटा M2 का, सही है, तो M2 का अगर हम बात करें, ठीक है बेटा, अगर हम M2 का बात करें, ठीक है, तो आप एक ध्यान से बात देखोगे तो नीचे क्या लगेगा, M2G। सही है। अब ये देखिए कि ये कितने जगह कांटेक्ट में, 1 2 3, तो यहाँ का नॉर्मल तो हमें पता है कि N2 लगेगा क्योंकि इसने उस पर N2 लगा चुका है। अब यहाँ का हम मानेंगे N3 और यहाँ का मानेंगे N4, तो इधर ऊपर क्या लगेगा बेटा, N3, और यहाँ का लगेंगे N4, तो इस पर टोटल फोर्स 4 रख लें, ऐसे इसका FBD बनाएंगे। आई होप आपको FBD थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कि ऐसे एक V शेप का वेज ले लो, ठीक है, ये सब बेटा आगे करने वाले हैं, और यहां पर एक हमने मास ले लिया M, ठीक, इसका FBD बनाना है। तो इसका FBD अगर आपको बनाना है तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बताइए। एक तो इसका mg लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। अब दो जगह कांटेक्ट पे, तो इसका N1 और इसका N2। क्लियर बेटा। अब चूंकि ये गोला है तो गोला का नॉर्मल हमेशा कहां से जाता है, सेंटर से, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, इधर मान लो कि N1 लगा और ये सेंटर से पास होते हुए N2। अब FBD बन गया तो आगे हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। आई होप आपको FBD थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। जैसे और भी एग्जांपल लेते हैं बेटा, ठीक है ना, जैसे कि आपके पास ऐसे पुली उली आ गया, इसके ऊपर एक मास M1 रख दिए, ठीक, और ऐसा हमने एक और इधर M2 रख दिया। समझिएगा, थोड़ा सा हमें लगता है कि पुली को बड़ा बनाते हैं, सॉरी, ये आपका मान लो कि ऐसा हो गया। सही बेटा, ये M1 और ये M2। अब इस केस में बताइए FBD क्या होगा। तो अगर हम FBD सबका बना सकते हैं, अगर M1 का अगर हम बात करें तो बताइए बच्चों, M1 पे नीचे क्या लगेगा, एक उसका mg, और यहाँ कॉन्टेक्ट में तो इसका नॉर्मल N1, और रस्सी इसको क्या करेगी, खींचेगी, तो इधर T, तो ये FBD हो गया। अगर इसका FBD का हम बात करें तो इसको भी रस्सी ऊपर खींचेगी और नीचे इसका M2G लगेगा। नॉर्मल तो लगेगा ही नहीं क्योंकि कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो हम किसी भी मास का, अगर हमें इसका कोई बोले FBD बनाने के लिए, तो इधर क्या लगेगा T, इधर भी क्या लगेगा T, और इसके कारण इधर जो भी लगेगा नॉर्मल लगेगा। क्लियर क्या बेटा। तो हम किसी का भी FBD बना सकते हैं, हमें बस देखना है कहाँ कॉन्टेक्ट है कहाँ कॉन्टेक्ट नहीं है, टेंशन देखना है, रस्सी देखना है, ठीक है बेटा। ये सब चीजें आगे हम लोग बहुत डिटेल में करने वाले हैं, तो कुछ कुछ आपको समझ आना चाहिए। जैसे कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन है और इस पे हमने एक स्मॉल m मास m रखा, तो इसका FBD बनाइए। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो इसका FBD क्या बनेगा, एक जगह कॉन्टेक्ट है और एक mg लगेगा, तो नीचे mg लगेगा और कॉन्टेक्ट पे तो ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। वो बात अलग है कि हम इसका कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये जो आ जाएगा बेटा क्या आ जाएगा,
mg साइन थीटा, और ये जो आ जाएगा क्या आ जाएगा mg cos थीटा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विद द डायरेक्शन इज नोन एज एफबीडी। क्लियर बेटा? तो आज हमने थर्ड लॉ समझा, नॉर्मल फोर्स समझा, टेंशन समझा और एफबीडी समझा। ठीक है बेटा? नेक्स्ट लेक्चर से बेटा हम लोग एनएलएम के मेन पार्ट में क्या करने वाले हैं, इंटर करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम समझने वाले हैं, बॉडी कनेक्टेड है तो उसका मोशन समझने वाले हैं। मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक्सेलरेशन निकालना सीखना शुरू करेंगे। ठीक है ना? पहले इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।